नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइट चैप्टर से होने वाला है, यानी प्रकाश चैप्टर से होने वाला है। एएलपी टेक्नीशियन में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, प्लस एनसीईआरटी का बेस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन लाइट चैप्टर से आए हैं उनको भी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तब पेन दाएं हाथ में नजर आती है, तो यह निम्न में से किस घटना का कारण है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको कुल आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी पार्श्व व्युत्क्रमण, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी है विभक्त प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसको लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। क्या? लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये मिरर में अगर हम कोई व्यक्ति है, जैसे मिरर के अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर, जैसे बाएं हाथ में पेन को पकड़कर मिरर में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, तब पेन उसे दाएं हाथ में नजर आ रही है। इसका मतलब ये किसका रीजन है, तो पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन का केस। आपने ध्यान भी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि एम्बुलेंस वगैरह में जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, ठीक है। अब इसको हम मिरर में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो जो एम्बुलेंस हमने लिखा है मिरर में कैसा दिखाई दे रहा है, मिरर में ये सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये किसका रीजन है, यानी लेटरल इन्वर्जन का रीजन है। लेटरल इन्वर्जन यानी पार्श्व व्युत्क्रमण का रीजन है। इसीलिए जो व्यक्ति हाथ में पेन को पकड़कर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं दर्पण में, तो उनका दायां हाथ में पेन नजर आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने आपको एम्बुलेंस वाला केस दिखाया। ऐसे ही आप मान लीजिए कि अगर आप पी को ऐसे लिखे हैं, अगर आप मिरर में ऐसे देखना चाहते हैं तो आपको पी ऐसे नजर आएगा, ठीक है, जस्ट रिवर्स। इसलिए एम्बुलेंस के आगे ऐसे एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो सामने से कोई गाड़ी लेके आ रहा है तो वो जब पढ़े तो उसे एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। ऑप्शन ए है जुगनू, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है जलती हुई मोमबत्ती, और ऑप्शन डी है जगमगाता हुआ बल्ब। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जो चांद है वो किसके प्रकाश से चमकता है, यानी सन के लाइट से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। गैर चमकदार वस्तु का मतलब क्या हुआ, स्वयं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करना। मतलब जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। जुगनू के पास खुद का लाइट होता है, जलती हुई मोमबत्ती के पास खुद का लाइट है, जो जगमगाता बल्ब है उसके पास भी खुद का लाइट है। लेकिन जो गैर चमकदार वस्तु है, यानी चांद है, कॉपी है, बुक्स है, टेबल है, कुर्सी है, इनके पास खुद का लाइट नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कि अभी ये रूम है, अगर सारे स्विच ऑफ हम कर दें तो इसका मतलब क्या, कुछ भी चीज हमें दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि इस रूम में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, गैर चमकदार वस्तु है, ठीक है। अब दूसरी बात यह हुई कि चमकदार वस्तु क्या होती है, जिसके पास खुद का लाइट होता है। यानी जो जगमगाता हुआ बल्ब है उसके पास खुद का लाइट है, जलती हुई मोमबत्ती भी खुद की उसके पास लाइट होती है, जुगनू है उसके पास भी खुद का लाइट है, और जो चांद है उसके पास खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, चांद करेक्ट हो जाएगा। इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है। अब जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, मतलब खुद का प्रकाश हो, जैसे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश,
ये सब चमकदार वस्तु में आएंगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। यानी इंसिडेंट एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा। मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, यहां से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो अगर ये लाइट 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी कितना होगा 45 डिग्री। ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है, यानी एंगल आई इक्वल टू क्या होता है एंगल आर। तो अब यहां इस केस में अवतल दर्पण के केस में जो आपतन कोण है यानी जो एंगल आई है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री है। सो एंगल आर भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंगल आई किसके इक्वल होता है एंगल आर के इक्वल होता है। ये हमारा नॉर्मल है, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है और ये बीच में हमारा नॉर्मल है। अगर मान लीजिए कि ये 15 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है लाइट यहाँ से, तो जो इसका रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी कितना डिग्री होगा 15 डिग्री ही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, यानी इनमें से अवतल दर्पण का उपयोग किसके लिए नहीं है। टॉर्च में होता है, सेविक दर्पण के रूप में भी होता है, रियर व्यू दर्पण के रूप में और हेडलाइट्स में भी होता है। रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं होता है। ये यूज कहाँ होता है तो कार में होता है। ठीक है, इसको दूसरे भाषा में समझे तो कौन सा लेंस बोले इसे उत्तल बोले, यानी कन्वेक्स बोले या अपसारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये बड़े चीज को छोटा बनाता है, क्या करता है बड़े को छोटा दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर कार को ड्राइविंग कर रहा है तो बिना पीछे घूमे रियर व्यू दर्पण की मदद से पीछे की व्हीकल को देख सकता है कि कितनी डिस्टेंस पे है या कितनी गाड़ियां हैं या कौन सी गाड़ियां हैं। किसकी मदद से रियर व्यू दर्पण के यूज से। अगर आप वहां पे अवतल का यूज कर देंगे तो सबसे पहली बात है कि वो साइज जो होगा बहुत बड़ा बना देगा, प्लस क्या बना देगा उल्टा बना देगा। और ये जो हमारा होता है साइज हमें क्या दिखाता है सीधा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सीधा और छोटा दिखाई देता है रियर व्यू दर्पण के रूप में, जो ड्राइवर कार में यूज किया जाता है। इसलिए इसे कन्वेक्स भी बोला जाता है या अपसारी भी बोला जाता है। बाकी टॉर्च में, हेडलाइट्स में, सेविंग मिरर में हर जगह अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन के गिवन में क्या है, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी जो हमारा रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी r/2 यानी 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर यानी -10 सेंटीमीटर। जब तक हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे यानी भी नहीं कैलकुलेट करेंगे तब तक हम आवर्धन नहीं निकाल सकते हैं, यानी मैग्निफिकेशन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। भी मान लेते हैं ये क्या है उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू देख लेते हैं 1.25। 1/v हमें कैलकुलेट करना है
और ये -1/10, यानी 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 1/10। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10/25 प्लस 1/10। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप इजिली 25 और 10 का, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ठीक है, यानी 50, 25 2 जा 2 यानी 20 और 10 5 जा 50 यानी 5, यानी 1/, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ करते हैं 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/50, यानी 1/2। तो हमें केवल v निकालना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, v निकालना होगा तो यानी 2, इमेज डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे आवर्धन का फॉर्मूला, यानी मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन, यानी m इक्वल टू क्या होता है -v/u। अभी आप देख रहे हैं कि v मैंने कितना कैलकुलेट किया 2, माइनस u हमारा कितना है -10, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2/10, यानी कितना हो जाएगा 0.2। इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन था, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन था, केवल हमें फोकस दूरी कैलकुलेट करनी थी। फोकस तो मैंने निकाल लिया r/2 के फॉर्मूला से। ठीक है, हमने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, और इमेज डिस्टेंस निकालने के बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, और उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी और वस्तु की प्रतिबिंब का वैल्यू हमने पुट कर दिया, और ऑप्शन हमारा बी क्या हुआ करेक्ट हुआ 0.2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। आइए हम देखते हैं कौन से माध्यम से, सघन माध्यम से, यानी डेंसर से कहाँ जाती है रेयरर जाती है। फॉर एग्जाम्पल डेंसर के केस में आप ले लीजिए वाटर को ले लीजिए, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। ठीक है, और रेयरर के केस में एयर ले लीजिए, यानी हवा ले लीजिए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.007 या 3 मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा एयर हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ से जा रही है, प्रकाश एक सघन माध्यम से जा रही है। ठीक है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है। पहला ऑप्शन है अभिलंब की ओर तथा धीमी हो जाती है। अभिलंब की ओर होती है लेकिन धीमी हो जाती है, गलत है। अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। अभिलंब से दूर तथा धीमी गति हो जाती है, गलत, धीमी गति नहीं होगा। अभिलंब की ओर तथा नहीं, अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से क्या होगी दूर होगी, लेकिन जो इसकी गति होगी क्या होगी, गति होगी वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। रेयरर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है किसकी अपेक्षा, डेंसर मीडियम के। आप एक फॉर्मूला देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, म्यू इक्वल टू होता है c/v। c यहाँ प्रकाश की चाल है और v यहाँ प्रकाश की चाल किसी मीडियम में है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा उस मीडियम में, डिक्रीज हो रहा है। जैसे सघन माध्यम में आप देखिए वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, तो इसमें गति कम होगा प्रकाश की चाल की। लेकिन यही देखिए एयर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है इसकी अपेक्षा, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा इसके कंपेरिजन में बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। किस फार्मूला से, इस फार्मूला से कि जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वेलोसिटी वैसे वैसे डिक्रीज होगी। अगर मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। यही एग्जांपल अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो ज्यादा होती, ठीक है, और सघन माध्यम में क्या हो जाती, कम हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इसलिए प्रकाश की गति क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और अभिलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करिए, यानी क्या ज्ञात करना है, यू का मान ज्ञात करना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसकी फोकल दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकल दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाता है, यानी वस्तु का आकार क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए माना वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जिसकी उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाता है, यानी प्रतिबिंब की कितनी दूरी हो जाती है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, जिसको हम भी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी गुना, 4 गुना। किसके 4 गुना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 4 गुना, यानी 4x हो जाता है। ठीक है, 4x सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्मूला से, यानी दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यानी 1/10। 1/v हमारा 1/4x हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर केवल है, यानी 1/x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह अवतल दर्पण का केस चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, तो x हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 4x प्लस x, यानी 4 हो जाएगा। 4 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद यानी ये हो जाएगा आपका 1/10 इक्वल टू 5/4x। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 50/4, यानी 12.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकला, वस्तु दूरी कितना, 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यही पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ अवतल दर्पण का केस है, इसलिए हमने ये जो फॉर्मूला लगाया, प्लस साइन का यूज किया। ठीक है, और अगर यहीं पे उत्तल का केस रहता तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेते हम निगेटिव में लेते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वस्तु दूरी 12.5 सेंटीमीटर। अगर हम चाहेंगे तो प्रतिबिंब की भी दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे प्रतिबिंब की दूरी कितनी है हमारी, 4x है, तो 4 में 12.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 5 20 का 0 हो जाएगा, यानी 60 सेंटीमीटर किसकी दूरी हो जाएगी, v की दूरी हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, 4 5 20 का 0, 4 दूना 8, 2 10 के 0, 4 एकम 4 1 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में तो मान लीजिए कि आकाश का नीला दिखाई देना, या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय सूर्य का क्या होना, लाल होना, ये प्रकाश का परिकिरण पे बेस्ड है, या ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी आसमान का नीला होना। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है कि जैसे हम अंधेरे कमरे में एंट्री करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो वहां से रे आती है, उस सब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट होने के बाद जो उसका इमेज है हमारी आंखों में यानी रेटिना पे बनता है, तो चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो ये किसका रीजन है, प्रकाश का परावर्तन का। मतलब कि लाइट किसी वस्तु पे गिरने के बाद और टकराने के बाद जो आती है, या तब हमें जो वस्तु दिखाई देता है, वो प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड है। प्रकाश का परिक्षेपण का मतलब क्या हुआ, इसका मान लीजिए अंधेरा कमरा वाला एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। प्रकाश का परिक्षेपण का मतलब कि जब प्रिज्म से लाइट पास करती है, पास करने के बाद मतलब स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करती है, वेवजियोर का फॉर्मेशन करती है, यानी 7 कलरों में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का
परिक्षेपण कहेंगे, यानी जब लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, जिसको वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड एडीसी कहते हैं, जिसको स्पेक्ट्रम भी नाम दिया जाता है। अब लास्ट ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि रात के समय जो तारा का टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया है, आइंस्टीन, प्लांक, मैक्स प्लांक, आइजैक न्यूटन और फैराडे। आइंस्टीन का तो आप देख लीजिए, इन्होंने इक्वल टू mc² जो दिया था 1921 में, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के चलते इनको 1921 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये मैक्स प्लांक है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट ये है कि सभी वस्तुएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में ऊर्जा क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। जितनी ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ऊर्जा का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मैक्स प्लांक। ठीक है, क्वांटम का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। आप फिजिक्स में अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन लेवल में भी क्वांटम पढ़ाया जाता है। अगर हाई स्टडी में जाएंगे तो क्वांटम के ऊपर रिसर्च वगैरह भी किया जाता है। क्वांटम में आजकल बहुत सारे स्कोप हैं, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इनफाइनाइट स्कोप है। न्यूटन का आप देखेंगे तो इन्होंने ग्रेविटेशन का प्लस लॉज ऑफ मोशन की डिस्कवरी हुई है, बट इनके समय नोबेल प्राइज था ही नहीं, तो नोबेल प्राइज नहीं मिला और मरणोपरांत किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसलिए और जो फैराडे हैं इन्होंने भी नोबेल प्राइज नहीं पाया, क्योंकि इनकी भी मृत्यु नोबेल प्राइज से पहले हो गई थी, तो मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इनका ये स्टेटमेंट है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत का खोज किया था, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं जो जनरेटर है उसमें इनका प्रिंसिपल यूज होता है किसका, तो फैराडे सर का, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिस्कवरी इन्होंने किया था। ठीक है, अब दूसरी बात हुई आइंस्टीन साहब का, तो हमने देख लिया। मैक्स प्लांक हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मैक्स प्लांक। एक आपने देखा होगा, सॉरी मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं कि जब जैसे मान लीजिए कि प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है, तो माध्यम में छोटे मोटे कण की वजह से प्रकाश उसको अवशोषण करता है और फिर उसको सभी दिशाओं में प्रसारित कर देता है। ठीक है, ये भी इवेंट पाए जाते हैं। लेकिन जो मैक्स प्लांक का स्टेटमेंट था, जिसको एच कांस्टेंट के भी नाम से दिया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, जिसको प्लैंक कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं की सभी स्थितियों में, ईच एंड एवरी सिचुएशन, किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस ऐसा है जो किसी भी स्थिति में वस्तु का जो इमेज है वो सीधा बनाता है, यानी इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा बनाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि ये तो जो हमारा टॉपिक है अभी एएलपी टेक्नीशियन का लाइट चैप्टर से चल रहा है, अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाए। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब सारे चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। आप अब कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए। धन्यवाद दोस्तों।